देखिए पूरे मामले को समझिए, मामला समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्या होता है, हम लोग का टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज। ठीक बात है। अच्छा, क्या होता है, कोई सेमीकंडक्टर लीजिए, जब किसी सेमीकंडक्टर को देखिएगा थर्मल एनर्जी के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। ठीक है, आप इंट्रिंसिक लीजिए, उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है तो जिस रेट से इन इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन हो रहा होता है, उसी रेट से क्या होता है, उसी रेट से ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकॉम्बाइन भी कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बनना का मतलब क्या, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो उस कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, वहां होल जनरेट हो गया। ठीक बात है। अब जैसे ही वहां होल जनरेट हुआ, होल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, कहीं से इलेक्ट्रॉन आके उस होल जगह पे बैठ गया, यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और एक होल का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गया, गायब हो गया। यानी जिस टाइम ये जनरेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन और होल का, एट द सेम टाइम, जरूरी नहीं उसी जगह पे, पूरे लैटिस में कहीं और भी इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन भी हुआ। यानी जिस रेट से ये इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, उसी रेट से इनका रिकॉम्बिनेशन भी होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम rate of generation of electron and holes is equal to rate of recombination of electron and holes। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, और सुनिए, इसमें होता क्या है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स होगा, पहले से अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर होल्स कम है, तो उनके रिकॉम्बाइन करने के चांसेस भी कम है, उनको मिलने के चांसेस भी कम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और होल की नंबर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो उनके रिकॉम्बाइन करने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। ग्रेटर द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ग्रेटर टू चांस या ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यानी कि rate of recombination of electron is directly proportional to product of number density of electron and number density of hole। यानी कि any मल्टीप्लाई बाई NH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के। या इसको सीधा करके लिख लिया जाए कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई एनी इंटू NH। यहाँ आर क्या है, यहाँ पे आर जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ये मेरा एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होता है, और ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। एनआई को याद रखिए, एनआई क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि आप जैसे कि अभी तीनों आपस में बराबर है, तो ऊपर वाला इक्वेशन देख रहे हैं, आर इजिकल टू क्या, सॉरी, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इजिकल टू क्या, आर इंटू एनी इंटू NH। आप एनी को हटाइए और उसकी जगह पे क्या लिखिए, एनआई लिखिए, और NH को हटाए क्या लिखिए, एनआई लिखिए, तो एनआई इंटू एनआई क्या हो जाएगा, एनआई का स्क्वायर। यानी रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इजिकल टू आर इंटू एनआई का स्क्वायर। देयर टू इक्वेशंस, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इजिकल टू आर इंटू एनी इंटू NH, और दूसरा इक्वेशन क्या है, आर इंटू एनआई का स्क्वायर। यहां तक हमको दो इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, अब क्या कहता है, एज लॉन्ग एज द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कंडक्टर रिमेन अनचेंज, द वैल्यू ऑफ आर, द रेट ऑफ जनरेशन, द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिमेन कांस्टेंट। यहां तक का लाइन का पहले बात समझेंगे। क्या समझेंगे, यहां तक के बात का लाइन का बात समझेंगे। देखिए, ये सब बातें तो हमने कहां पढ़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पढ़ा। अब कह रहे हैं देखो, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, तुम कोई भी सेमीकंडक्टर ले आओ, लेकिन क्या नहीं बिगड़ना चाहिए, लैटिस का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। और याद करिए, जब हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर डोपिंग पढ़ रहे थे, उसमें बोला था कि भैया ऐसा है कि लैटिस का स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना नीटली सिलिकॉन को एटम को डोपेंट के एटम से रिप्लेस करना चाहिए कि लैटिस का स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर लैटिस का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ा, ठीक है, तो जो ये आपका रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, आर का वैल्यू है, या रेट ऑफ जनरेशन है, ये कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर इंटू एनी इंटू NH,
एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज को आर इंटू एन आई का स्क्वायर, ये इक्वेशंस जो हैं वो वैलिड हैं इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। कब तक? जब तक लैटिस का स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता है तब तक। देयरफॉर द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मस्ट बी इक्वल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमने दो इक्वेशन जो पढ़ा है, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर कर ले। हमने कौन कौन सा इक्वेशन पढ़ा है? एक हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसके बराबर? आर रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या? आर इंटू एन ई इंटू एन एच। और एक पढ़ा है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू आर इंटू एन आई का स्क्वायर। दोनों तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ही है। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, आर इंटू एन आई का स्क्वायर इक्वेट करूँ तो आर से आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी एन आई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एन ई इंटू एन एच। मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी मत भूलिएगा कि एन आई क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों में वैलिड है। किसमें? इंट्रिंसिक में भी और एक्सट्रिंसिक में भी। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको समझाता हूं क्या। सुनिए, यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप की बात हो रही है। ये सब लैंग्वेज जो गोली मारी है, समझिए मामला क्या है। ये जो इक्वेशन है जो ऊपर लिखा हुआ है कि एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, एन ई इंटू एन एच। आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन तो वैलिड होना चाहिए सिर्फ इंट्रिंसिक में, क्योंकि इंट्रिंसिक में अगर एन ई का वैल्यू 5 है और एन एच का वैल्यू 5 है, दोनों 5 होगा, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इंट्रिंसिक में क्या होता है? सेम होता है। तभी तो ये तीनों आपस में बराबर होता है। तो एन आई भी कितना होगा? एन आई भी 5 होगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 ठीक लग रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई है। लेकिन जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ होल। नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा ये एन आई जो है ये बढ़ के 10 हो गया, ये बढ़ कितना हो गया? 10 हो गया। एक मिनट, हाँ ध्यान से। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एन ई जो होता है वो बहुत ग्रेटर होता है किससे? एन एच से। अब मान लीजिए कि मेरा एन ई का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हमको एन एच के वैल्यू को इस तरह से घटाना पड़ेगा कि इनका प्रोडक्ट अभी भी कितना रहे? 25 ही रहे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल का संख्या होता है वो सप्रेस हो जाता है। इतना सप्रेस हो जाता है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी ऑफ होल का प्रोडक्ट जो है वो एन आई स्क्वायर के बराबर ही रहे। उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल ज्यादा होता है किससे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इनका प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कि वो किसके स्क्वायर के बराबर रहे? एन आई स्क्वायर के बराबर रहे। तो आपका ये जो इक्वेशन है वो एन टाइप में भी वैलिड है और पी टाइप में भी वैलिड है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके।